हेलो साथियों, एजे ज्ञान दर्पण में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट देखे थे। आसियान और यूरोपीय संघ को पढ़ चुके थे। आज पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान को समझेंगे। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान को। देखिए, चीन जो है 1949 से 1972 तक साम्यवाद, जो सोवियत संघ था, उसकी प्रणाली को अपनाए हुए था। साम्यवादी प्रणाली या समाजवादी प्रणाली को अपनाए हुए था। लेकिन 1972 के बाद चीनी अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद प्रक्रिया को अपनाया गया। चीन ने जो है पूंजीवाद प्रक्रिया को अपनाया, तो साम्यवाद से पूंजीवाद हो गया। जो चीन है 1972 के बाद साम्यवाद से पूंजीवाद हो गया। किसमें? आर्थिकी में। आर्थिक रूप से साम्यवाद से पूंजीवाद हो गया, लेकिन राजनीति में वो साम्यवाद ही रहा। तो 1949 से 1972 तक क्या था? वो साम्यवादी प्रक्रिया अपनाए हुए था या समाजवादी प्रक्रिया अपनाए हुए था सोवियत संघ की। लेकिन अमेरिका की पूंजीवादी प्रक्रिया को उसने 1972 के बाद अपनाया। तो अब क्या हो गया? वो साम्यवाद से पूंजीवाद हो गया। चीन आर्थिक रूप से तो उसने साम्यवादी प्रक्रिया को छोड़ा और पूंजीवादी प्रक्रिया को अपनाया, और राजनीतिक रूप से साम्यवाद को ही अपनाया रखा। राजनीतिक रूप से किसको अपनाए रखा? राजनीतिक रूप से साम्यवादी प्रक्रिया को ही अपनाए रखा। देखिए, ये है ड्रैगन, जो चीन ड्रैगन है उसका ये मानचित्र है, फोटो है ये। देखिए, जो चीन है ये ड्रैगन जो है, दोनों ये थालियां हैं, उनके ऊपर नजर डाले हुए हैं, यानी कि साम्यवादी कुर्सी या लड्डू। साम्यवादी कुर्सी व लड्डू को तो अपनाए हुए था ही वो 1949 से 1972 तक, लेकिन अभी भी वो साम्यवादी कुर्सी लड्डू कुछ % अपनाए हुए हैं। लेकिन 1972 के बाद में पूंजीवादी लड्डू, यानी कि ये पूंजीवादी जो प्रक्रिया है, पूंजीवादी प्रणाली है, उसको अपनाया। इसने किसने? चीनी ड्रैगन ने। चीन ड्रैगन जो है उसने पूंजीवादी लड्डू खाए 1972 के बाद। जैसे खेती का निजीकरण कर दिया गया। पहले क्या था? साम्यवादी प्रक्रिया थी खेती में भी, लेकिन अब क्या हो गया? खेती का निजीकरण हो गया, पूंजीवादी प्रक्रिया से ही खेती होने लगी। तो साम्यवादी कुर्सी और लड्डू को दोनों तरफ है कौन? चीन ड्रैगन जो है साम्यवादी की तरफ भी है और पूंजीवादी की तरफ भी है। दोनों तरफ से ये लड्डू खाना चाहता है। देखिए, ये है चीन ड्रैगन और ये है थाल किसका? साम्यवादी कुर्सी। ये कुर्सी बनी हुई है, ये साम्यवादी कुर्सी है, यानी कि राजनीतिक रूप से वो साम्यवादी प्रक्रिया अपनाए हुए हैं और लड्डू भी खाता हुआ है ये। और देखो, पूंजीवादी लड्डू, यानी कि इसमें आर्थिक जो कमजोरी हुई थी 1972 के बाद, इसने आर्थिकी में अपनी वृद्धि करने के लिए पूंजीवादी प्रक्रिया को अपनाया, इसलिए इसने पूंजीवादी लड्डू खाए 1972 के बाद। देखिए, अपने नजदीकी पड़ोसी व शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की बात करें। अपना पड़ोसी तो है, भारत का पड़ोसी है चीन, तो इसकी शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र, शक्ति का तीसरा बड़ा केंद्र है ये चीन। उसकी बात करते हैं। देखिए, 1978 के बाद जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में उभरने के रूप में देखा जाता है। 1978 के बाद जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में उभरने के रूप में देखा जाता है। 1978 के बाद इसने जब पूंजीवादी प्रक्रिया को अपनाया, तो चीन ने बहुत प्रगति की आर्थिक रूप से। लेकिन पहले तो क्या था? कमजोर हो गया था आर्थिक रूप से। अब क्या हुआ? 1978 के बाद बढ़ता ही जा रहा है और शक्ति का तीसरा बड़ा केंद्र बन गया चीन। चीन की आर्थिक वृद्धि में इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अविस्तृति आदि सभी का बहुत बड़ा योगदान है। चीन जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे? चीन में ही है। तो आर्थिक वृद्धि में इसकी विशाल आबादी है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। बड़ा भूभाग है, संसाधन है, क्षेत्रीय अविस्तृति है आदि सभी का बहुत बड़ा योगदान है। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद, साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? माओ के नेतृत्व में। यानी कि माओ जो है वो सोवियत संघ की जो प्रणाली थी साम्यवादी या समाजवाद, उसको
अपनाया हुआ था या उसका नेतृत्व करता था। ठीक है, 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित हो गई। सोवियत मॉडल पर आधारित हो गई कब? 1949 में माओ के नेतृत्व में। जो साम्यवादी क्रांति के बाद चीन जो अर्थव्यवस्था थी वो सोवियत मॉडल पर आधारित हो गई। सोवियत मॉडल या साम्यवादी प्रणाली या समाजवादी प्रणाली पर आधारित हो गई। देखिए, 1949 से पहले माओ के नेतृत्व में जो सोवियत प्रणाली को अपनाया गया था, ये माओ है और इसके हाथ में ये जो है ये डायरी है। अर्थात जो सोवियत संघ में जो सरकार के काम हैं वो सभी सरकार को ही करने हैं, चाहे कोई सा भी काम हो। तो चीन में भी यही प्रणाली अपनाई गई थी। 1949 में माओ के नेतृत्व में सोवियत प्रणाली अपनाई गई थी, साम्यवादी या समाजवादी प्रणाली अपनाई गई थी। इस डायरी में लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि कौन सा कार्य सरकार को करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। आर्थिक सभी रूप से सरकार को ही सभी कार्य करने हैं। माओ की लाल डायरी अर्थात साम्यवादी हो गई 1949 में। किसके नेतृत्व में? माओ के नेतृत्व में। ये दूसरा चित्र है इसका, ये देखो। दूसरा है कि जो 1972 के बाद 1972 में क्या अपनाई गई थी? पूंजीवाद को अपना लिया था। 1972 में पूंजीवाद को अपना लिया था। ये है हु, जो ये किसका समर्थक था? पूंजीवाद का समर्थक था। इसलिए पूंजी परस्त लाल टाई यानी कि खाओ पियो मौज करो, अच्छे मस्ती से रहो। ये पहले क्या था? 1972 से पहले क्या था? 1972 से पहले साम्यवादी था पूर्ण रूप से, लेकिन अब आर्थिक रूप से क्या हो गया? पूंजीवादी हो गया। कौन? चीन। दोनों तरफ मुंह किए हुए हैं। साम्यवादी प्रणाली को भी अपनाया हुआ और पूंजीवादी प्रक्रिया को अपनाया हुआ है। अब तीसरा फोटो है इसका, ये देखिए। इसमें क्या हुआ? ये चीन जो है साइकिल पर सवार है। इस साइकिल में एक जो ये पहिया है ये किसको बताता है? सोवियत प्रणाली को बताता है। सोवियत प्रणाली को बताता है। और ये दूसरा पहिया है, ये डॉलर है, यानी कि अमेरिका को बताता है। अर्थात ये चीन ने साम्यवादी प्रणाली को भी अपनाया हुआ है और पूंजीवादी प्रणाली को भी अपनाया हुआ है। ठीक है। चीन द्वारा अपनाए सोवियत मॉडल में खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। किसमें? सोवियत मॉडल में। जो साम्यवादी मॉडल समाजवादी मॉडल था, उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण से बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। ठीक है, यह 1972 से पहले की बात है। चीन के पास विदेशी तकनीक व सामानों की खरीद हेतु विदेशी मुद्रा की भी कमी थी उस टाइम पे। चीन की बढ़ती आबादी इस विकास दर में बाधा बनी हुई, यानी कि चीन की बढ़ती आबादी, तो बढ़ती आबादी का जो है पूर्ति नहीं हो पा रही थी। विदेशों से आयात करना पड़ रहा था बहुत सी चीज़ों का। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था चीन। तो चीन की बढ़ती आबादी इस विकास दर में बाधा बनी। चीन अपनी जनसंख्या की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा था। चीन जो है अपनी जनसंख्या की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा था। जो भी ज़रूरतें होती हैं उन सभी की पूर्ति नहीं कर पा रहा था चीन। तो चीन का औद्योगिक उत्पादन था वो तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। विदेशी व्यापार कम था, प्रति व्यक्ति आय कम थी। विदेशी व्यापार भी कम था। कैसे करे? क्योंकि आर्थिक रूप से तो वो बहुत कमज़ोर हो गया, इसलिए विदेशों से व्यापार भी नहीं कर सकता ज़्यादा। प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम हो गई उसकी। प्रति व्यक्ति आय क्या हो गई? बहुत कम हो गई, यानी कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। अब क्या करे वो? आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण फिर उसके बाद में क्या हुआ कि चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर, अमेरिका से क्या बनाए? संबंध बनाए उसने। अमेरिका से अपने रिश्ते जो है बहुत ज़्यादा अच्छे किए 1972 में, और अपने राजनीतिक व आर्थिक एकांतवास, यानी कि पूर्ण रूप से पहले क्या था? साम्यवादी प्रणाली पर ही आधारित था। लेकिन अब क्या हो गया? पूंजीवाद को प्रक्रिया को भी अपनाया उसने। किसने? चीन ने अपने राजनीतिक व आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना व विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे। 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने
कृषि, उद्योग, सेना व विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे। आधार पूंजीवादी प्रक्रिया को अपना लिया। 1978 में क्या हुआ कि देंग शाओपेंग के नेतृत्व में चीन में आर्थिक सुधारों व खुले द्वार की नीति की घोषणा की गई। ओपन डोर की नीति किसने चलाई? देंग शाओपेंग ने चलाई 1978 में। चीन में आर्थिक सुधारों व खुले द्वार की नीति की घोषणा की, यानी कि पूर्ण रूप से मुक्त रूप से व्यापार होने लगा, यानी पूंजीवाद प्रक्रिया को अपना लिया गया। अब चीन की जो नीति थी, चीन की नीति क्या हो गई? अब चीन की नीति हो गई कि विदेशी पूंजी व प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। क्या हुई नीति चीन की? कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। अब क्या हो गई चीन की नीति? कि विदेशी पूंजी से और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। पहले उत्पादकता क्या थी? कमजोर थी 1972 से पहले, लेकिन अब क्या हो गई? उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। चीन ने अब बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाया। कब? 1972 के बाद में। 1982 में खेती का निजीकरण हुआ तथा 1998 में उद्योगों का निजीकरण हुआ, अर्थात पूंजीकरण हो गया, पूंजीवाद को अपना लिया। पूंजीवादी प्रक्रिया से खेती होने लगी। 1982 में खेती का निजीकरण हुआ और 1998 में उद्योगों का निजीकरण हुआ। खेती के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1972 से पहले क्या था? प्रति व्यक्ति आय कम थी, लेकिन अब उल्लेखनीय वृद्धि हो गई प्रति व्यक्ति आय में। खेती का निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों में बढ़ोतरी हुई और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उद्योग व खेती दोनों में चीनी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। उद्योग व खेती दोनों में चीनी अर्थव्यवस्था में क्या हुई? वृद्धि हुई। ग्रामीण उद्योगों की तादाद तेजी से बढ़ी। ग्रामीण उद्योग में बहुत तेजी से बढ़ी ग्रामीण उद्योग, ठीक है। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज, व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से विदेशी व्यापार में क्या हुई? वृद्धि हुई। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण किया गया और उससे क्या हुई? उस निर्माण से क्या है? विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, ठीक है। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। पूंजीवादी प्रक्रिया अपनाने के बाद में चीन जो है विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास अब विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। 2001 में चीन जो है विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया 2001 में। चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके विश्व आर्थिकी यानी कि विदेशी जो व्यापार होता था उसमें आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। क्या है चीन की रणनीति? विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को और एक मनचाहा रूप देने की है। अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि चीन की आर्थिकी में सुधार तो हुआ लेकिन बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि चीन आबादी कितनी है? अनुमान लगा सकते बहुत ज़्यादा आबादी है वहाँ की। बढ़ती आबादी के साथ बेरोजगारी भी बढ़ती गई, तो चीन की जो आर्थिकी में सुधार तो हुआ लेकिन बेरोजगारी बढ़ी। पर्यावरण को नुकसान हुआ क्योंकि उद्योग धंधे स्थापित हो गए, बहुत ज़्यादा मशीनरी आ गई, इसलिए पर्यावरण को नुकसान हुआ और भ्रष्टाचार भी बढ़ा। गांव व शहर के तथा तटीय व मुख्य भूमि पर जो रहने वाले लोग थे उनके बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो आर्थिक जो पूंजी कमाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो गांव और शहर के तथा तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। इस व्यवस्था से चीन क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर ऐसी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। इस व्यवस्था से चीन जो है क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर ऐसी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। इतना मजबूत हो गया चीन पूंजीवादी प्रक्रिया अपनाने के बाद में।
चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव व पारस्परिक निर्भरता ने यह स्थिति बना दी कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन, व्यावसायिक साझेदार कौन? जापान है, आसियान है, अमेरिका है, रूस है या अन्य देश है, सभी जो है पारस्परिक निर्भरता ने यह स्थिति बना दी कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जापान पर, आसियान पर, अमेरिका पर, रूस पर आदि सभी पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब विकासशील देशों में चीन नई विश्व शक्ति बनता जा रहा है। विकासशील जो देश हैं उनमें चीन जो है नई विश्व शक्ति बनता जा रहा है। तो ये था तीसरा पार्ट, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।